हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तनुज क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम क्लास 12th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज। आज उसी चैप्टर की सीरीज में हम देखेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। यह बुक हमारी बुक 2 है पॉलिटिकल साइंस की। इससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाके इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिस पर आप इन सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं और इन चैप्टर्स को ज़रूर देखें, जो आपको पेपर में हेल्प करेंगे। और जो चैप्टर आज हम करेंगे, चैप्टर 6 लोकतांत्रिक संकट की व्यवस्था, इसके अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ये सभी जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए जाएंगे या फिर आगे बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में 80+ मार्क्स गेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्क वाइज। इस चैप्टर का इंग्लिश में नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले आते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1977 में केंद्र में सत्ता मतलब पावर ऑफ द सेंटर में आने वाली राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए। मतलब 1997 में पार्टी में आने वाली जो पार्टी आई थी उसका नाम बताना है, और जो मेनली आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी जी के बाद में जो पार्टी आई थी, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी का ज़्यादा प्रचलन था 1971 के वॉर जीतने के बाद में। उसके बाद में बताना है आपको कौन सी पार्टी आई थी। तो उस पार्टी का नाम था, आंसर है जनता पार्टी, और उसके सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी को हराकर केंद्र सत्ता में आए थे। सिर्फ जनता ही पार्टी नहीं थी, इसके साथ और भी प्लस पॉइंट था, इसके और भी पार्टियां थी साथ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार, रीजन फॉर द डिफीट का मुख्य कारण बताइए। मतलब हार के कारण बताने हैं, इन शॉर्ट आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर है कांग्रेस पार्टी की हार का मुख्य कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा आपातकाल की घोषणा और उसकी सरकार की लोकतंत्र विरोधी प्रकृति थी। मुख्य कारण क्या था? आपातकाल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व, लीड ऑफ द रेल स्ट्राइक, किसने किया था? मतलब रेल हड़ताल का नेतृत्व लीडर कौन था जिसने किया था, और उसकी मुख्य मांगे मतलब डिमांड क्या थी, ये बताना है। इसका आंसर है 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था, जिसकी मुख्य मांग बोनस और सेवा शर्तों से संबंधित थी। ठीक है, इसमें दो नाम है, एक तो जॉर्ज फर्नांडिस से क्यों किया था, बोनस को लेकर और सेवा शर्तों को लेकर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1974 में किन दो राज्यों के छात्रों ने बढ़ती खाद्य कीमत राइस फूड प्राइस के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था? तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है गुजरात और बिहार के छात्रों ने 1974 में बढ़ती खाद्य कीमतों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, गुजरात और बिहार के छात्रों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1975 में आपातकाल की घोषणा मतलब डिक्लेरेशन के बाद सेमिनार और मेनस्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने बंद होने का फैसला क्यों किया? इसका आंसर है प्रेस पर सेंसरशिप के कारण 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद उन्हें बंद कर दिया गया। सेंसरशिप क्या होता है? सपोज अगर ये न्यूज़पेपर है, अगर किसी ने सरकार के खिलाफ कोई कॉलम छापा है, ये तो इसमें सब लिखा आना चाहिए, पर इसमें वो लिखा नहीं आता था, ये बॉक्स ब्लैंक आता था। मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ तो ये बॉक्स ब्लैंक आएंगे, इसे बोलते हैं सेंसरशिप। और ये बॉक्स ब्लैंक क्यों आते थे? क्योंकि इन बॉक्सों के अंदर सरकार की आलोचना की जाती थी, और न्यूज़पेपर छपने से पहले सरकार के द्वारा उसे पढ़ा जाता था कि इसमें क्या लिखा जाएगा। अगर वो सरकार के खिलाफ है तो उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता था, उसे बोलते हैं सेंसरशिप। आप इस प्रकार देखते हैं, उस टाइम पे जब अखबार छप रहे थे तो उसमें मैक्सिमम बॉक्स खाली आते थे, आप देखेंगे तो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है नक्सलवादी आंदोलन मूवमेंट क्या था? इसका आंसर देखते हैं। मार्क्सवादी लेनिनवादी समूह के लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसक साधनों में विश्वास करते थे। उन्हें अमीर जमींदारों से जबरदस्ती जमीन छीनकर भूमिहीन किसानों को वितरित कर दी। इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नक्सलवादी आंदोलन क्या है? बेसिकली दो विचारधाराओं से प्रभावित है, एक तो है मार्क्सवादी और दूसरा है लेनिनवादी। और ये दोनों किससे संबंधित थे? ये दोनों वर्ग मजदूर जो होते हैं ना, गरीब वर्ग जो होते हैं, उसके पक्ष में बात करते हैं, मतलब गरीब वर्ग के पक्ष में बात करते हैं। इसलिए उन्होंने अमीरों से लेकर जमीनें
भूमिहीनों को दे दी, मतलब भूमिहीन तो गरीब ही हुए ना, अमीर जमींदार तो अमीर होते हैं, उनसे जमीनें लेके भूमिहीनों को दे दी। इस प्रकार जितने भी काम किए जाते हैं जो गरीबों के पक्ष में होते हैं, वो सारे काम नक्सलवादियों द्वारा किए जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मार्च 1977 में आम चुनाव में जनता पार्टी और उसके सहयोगी अलायंस ने कितनी लोकसभा सीटें जीती थी? जब 97 में जनता पार्टी आई थी तो उसके सहयोगी ने और उसने कितनी सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव में? ये ध्यान रखना है कि लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव है। तो इसका आंसर है, जनता पार्टी एवं उसके सहयोगी ने लोकसभा में 542 सीटों में से 330 सीटें जीती। जनता पार्टी ने खुद 295 सीटें जीती थी। जब कोई एक समूह का गठबंधन होता है ना, उसमें से ये चीज देखनी होती है कि किस एक पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं। जिस एक पार्टी को ज्यादा वोट मिले होते हैं, अक्सर वही उसी पार्टी का लीडर देश का पीएम बनता है। जैसे कि आप अभी हाल फिलहाल में देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी है और उसमें सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली भी बीजेपी ही है, इसलिए उसके लीडर हैं। अगर मान लीजिए अगर सपोज लीडर भी किसी का ही बनाना है तो इन सब पार्टियों के वोट कम है, पर इनके भी सहमति ली जाती है हर काम के लिए, चाहे वो कोई भी काम हो। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 मार्कर। तो इसका क्वेश्चन है, किन विशेषताओं कैरेक्टरिस्टिक ने कांग्रेस को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक वैचारिक गठबंधन आइडियोलॉजिकल कोलिशन बनाया? इसका उत्तर है, कांग्रेस की समावेशी और समायोजनकारी प्रकृति ने इसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक वैचारिक गठबंधन बना दिया। इसने सफलतापूर्वक विभिन्न समूहों के साथ लाया जिनके हित अक्सर विरोधी थे। मतलब जो कांग्रेस पार्टी थी, एक तो उसके अंदर सभी वर्ग शामिल था, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे उनके हित अलग अलग हो। हित अलग अलग होना है मतलब उनके मुद्दे अलग अलग होना है, उसके बावजूद भी उसने सभी को एक लेके आया। इसे बोलते हैं समावेश, मतलब सभी को एक साथ लेकर आना, समावेश। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शाह जांच आयोग, शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्या था? सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया रिएक्ट दी? इसका आंसर देखते हैं, शाह आयोग। जनता पार्टी सरकार द्वारा 1977 में आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग, जातियों और कदाचार के आरोप के कई पहलुओं की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। एक तो शाह आयोग है। इस शाह आयोग क्यों है? जो इसको लीड कर रहे थे उनका नाम शाह करके था, इसलिए इस आयोग का नाम शाह आयोग रखा गया। और इस आयोग को क्यों बनाया गया था? इस आयोग को इसलिए बनाया गया था ताकि जो आपातकाल हमारे देश में लगा था वो किस कारण से लगाया गया था और क्यों लगाया गया था और आपातकाल के टाइम पे क्या-क्या हुआ था, इन सब वजहों की या फिर प्रक्रियाओं की या कारणों का पता लगाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। भारत सरकार ने दोनों आंतरिक रिपोर्टों में निहित निष्कर्षों, टिप्पणियों और सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। अब जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो सरकार ने इसकी सभी सलाह, सिफारिश, निष्कर्ष सब मान ली कि हाँ, ये सब सही कह रहा है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नक्सलवादी आंदोलन के कोई 2 परिणाम मतलब आउटकम बताइए। इसके आउटकम देख लेते हैं। पहला है, नक्सलवादी आंदोलन ने धनी भूमिहीन से जमीन छीनकर उन्हें गरीब और भूमिहीन को देने के लिए बल का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, सरकारी व्यवस्था को चुनौती दी। सरकारी व्यवस्था को चुनौती कैसे दी? क्योंकि जब भी ये कोई काम करते थे वो तो गैर कानूनी ही हुआ ना, और सरकार के कानूनों का उल्लंघन हुआ। इस प्रकार से ये सरकारी व्यवस्था के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कोई 2 कारण रीजन बताइए जिसके कारण जनता पार्टी 1977 का चुनाव जीत गई। इसके 2 कारण देखते हैं आंसर के रूप में। इसका फर्स्ट पॉइंट है, आपातकाल के दौरान कांग्रेस पर गैर लोकतांत्रिक चरित्र, जो आपातकाल लगा था, गैर लोकतांत्रिक चरित्र कैसा हुआ? एक तो आपातकाल, हिंसक गतिविधि की गई थी, अत्याचार किए गए थे नेताओं पर। कांग्रेस के नेता को छोड़कर अधिकतर नेता बाकी अन्य दल के थे जो उन सभी को जेल में डाल दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, जनता की राय कांग्रेस के खिलाफ थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1977 में जनता पार्टी जीत गई। आपातकाल के बाद जनता भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो गई थी, इसलिए उन्होंने जनता पार्टी को आपातकाल के बाद जो जनता थी वो इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गई थी, इसलिए उन्होंने उसको जनता पार्टी को विजयी बनाया। अपना मत जो है वो जनता पार्टी को दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्कर है। इसका क्वेश्चन है, जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव को 1975 में किए गए आपातकाल पर जनमत संग्रह रेफरेंडम कैसे बना दिया, समझाइए।
इसका उत्तर देखते हैं। जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव को 1975 में लगाए गए आपातकाल पर जनमत संग्रह कैसे बना दिया? फर्स्ट पॉइंट है इसका, जनता पार्टी का अभियान शासन के गैर लोकतांत्रिक चरित्र तथा इसकी अवधि के दौरान कई विभिन्न जातियों पर केंद्रित था। जनता पार्टी ने आपातकाल के दौरान में एक अभियान चलाया था जिसका मेन मोटिव था गैर लोकतांत्रिक चरित्र को दिखाना, क्या गैर लोकतांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं, और जातियों को केंद्रित करना, जातियों की क्या क्या जातियां की जा रही लोगों के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है, हजारों लोगों को गिरफ्तार और प्रेस पर सेंसरशिप लगाने की पृष्ठभूमि में जनता की राय कांग्रेस के खिलाफ थी, क्योंकि जनता को उस आपातकाल के दौरान पता ही नहीं चल रहा था कि देश में क्या चल रहा है। सेंसरशिप के कारण अखबार भी खाली आने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टी का नेतृत्व करने वाले जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र की बहाली में लोकप्रिय प्रतीक बन गए थे। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण, जो कि जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, इसका एक इम्पोर्टेंट लीडर बन गए उस टाइम पर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टी ने यह सुनिश्चित किया कि गैर कांग्रेसी वोट विभाजन ना हो, मतलब गैर कांग्रेसी वोट का विभाजन ना हो, कांग्रेस के खिलाफ सारे वोट पड़े और जनता पार्टी विजयी हो, इस बात का उन्होंने ध्यान रखा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बिहार में 1974 में छात्र आंदोलन स्टूडेंट मूवमेंट के कारण रीजन और इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका की व्याख्या करें। इसका आंसर देख लेते हैं। बिहार में 1974 में छात्र आंदोलन के कारण निम्नलिखित है, हुआ क्यों था आंदोलन? इसका पॉइंट है, खाद्यान्न, खाना पकाने के तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें तथा उच्च पदों पर भ्रष्टाचार। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य विधानमंडल के लिए नए चुनाव की मांग। क्या पॉइंट थे? तो खाद्य कीमतें बढ़ गई थी, तेल की कीमतें बढ़ गई थी, अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई थी, जो उच्च पदों पर अधिकारी बैठे थे वो भी भ्रष्टाचार कर रहे थे, और राज्य विधानमंडल के नए चुनाव की मांग की जा रही थी कि उनका चुनाव किया जाए। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका नीचे दिए गए बिंदुओं में बताई गई है। फर्स्ट पॉइंट है, उन्होंने बिहार में कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मतलब इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। संपूर्ण क्रांति किसमें की? इन्होंने बिहार में। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, 1975 में उन्होंने संसद तक जनमार्च का नेतृत्व किया। जनमार्च इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 1975 में जनमार्च, और इस टाइम हम जानते हैं कि आंदोलन आपातकाल लगा हुआ था देश में। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, जिससे आप सभी को हेल्प हो एक पेपर में कि आंसर कैसे फ्रेम करना है और क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल की घोषणा के परिणामों कॉन्सिक्वेंसेस का मूल्यांकन एवेल्युएट करने हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। परिणाम इसके, मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, फंडामेंटल राइट जो हैं उनको हटा दिया गया। नेक्स्ट है, न्यायपालिका की शक्ति सीमित कर देगी, जो हमारी कोर्ट थी उसकी शक्तियां जो पावर है उसको लिमिटेड कर दिया गया। नेक्स्ट है, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। नेक्स्ट है, सारी शक्तियां संघ सरकार के हाथों में केंद्रित हो गई। अब इसमें संघ सरकार की शक्ति होगी तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि जो शक्तियां हैं वो एकात्मक हो गई। ठीक है, शक्तियों का एकात्मक होना है ये। सारी शक्ति जब संघ के पास में आ जाती है तो उसे एकात्मक बोलते हैं। एकात्मक शक्ति आप लिख सकते हैं इसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली गई। स्वतंत्रताएं भी छीन ली गई थी, ये इसके परिणाम थे। कितनी सब इसके मतलब माइनस पॉइंट है इसके आपातकाल के। अब देखते हैं, आपातकाल से सीखे गए महत्वपूर्ण सबक इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, संविधान में कई परिवर्तन हुए, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ये सब संविधान में परिवर्तन हुए हैं हमारे। ठीक है, संशोधन जिसे बोल सकते हैं, संविधान में संशोधन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपातकाल के प्रावधान को भी सुधार किया गया। जो हमारे देश का आपातकाल आर्टिकल कौन सा है? आप आर्टिकल देखेंगे तो हमारा 352, 356 और 360 आर्टिकल हैं हमारे देश में आपातकाल के। अतः आंतरिक आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति की औपचारिक घोषणा के बाद ही सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती थी। इसमें था, एक था आंतरिक आपातकाल, इस क्लोज को हटा दिया गया था आपातकाल के बाद में हमारे देश के संविधान से। अब उस जगह क्या वर्ड जोड़ा गया था? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपके विचार में 1975 में आपातकाल की घोषणा डिक्लेरेशन के लिए कौन से कारण रीजन रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार थे? कोई 2 कारणों की जांच करें। 2 कारण बताने हैं, इसमें बाकी आप इधर देख सकते हैं, अपने अनुसार एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा बताए हैं। इसका आंसर है आपातकाल की घोषणा के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी? इसमें परिस्थितियां बताई गई हैं कोई 4। पहली है बिहार गुजरात में आंदोलन ने देश में अशांति पैदा कर दी थी। छात्र महंगाई और इन राज्यों में स्थापित सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। सत्ताधारी पार्टी के रूप में कांग्रेस इन प्रदर्शनों को संभालने में विफल रही। प्रभावकारी नेता के नेतृत्व में उन्हें सरकार के खिलाफ और अधिक गति मिल गई थी। फर्स्ट पॉइंट क्या था इसमें? था बिहार गुजरात में आंदोलन जो क्यों हो रहे थे? महंगाई को लेकर। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जयप्रकाश नारायण जी। और सरकार के खिलाफ थे, कांग्रेस को संभाल नहीं पाई थी और इसको जो है ना उन्हें गति मिली थी क्योंकि इसमें कोई एक लीडर भी था, इसलिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सरकार के खिलाफ नक्सलवादी या नक्सली गतिविधियों में वृद्धि। हिंसक स्वभाव ने सरकार को परेशान कर दिया। नक्सलियों पर का सरकार विरोधी नजरिया था। सरकार के सख्त कदम भी उन्हें रोक नहीं पाए। इस टाइम पर नक्सलवाद की घटनाएं भी देश में बढ़ती जा रही थी जो कि जमींदारों और भूमिहीनों के पक्ष में थी और पर जमींदारों के खिलाफ में थी क्योंकि उनकी तो जमीनें छीन ली जा रही थी और भूमिहीनों गरीबों को दी जा रही थी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इसमें है जॉर्ज फर्नांडिस ने सभी रेल कर्मियों से देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। रेल क्षेत्र में कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस जी किया था। उनकी मांग थी कि उनकी मांगों को सरकार ने दबा दिया। रेल कर्मचारियों के रूप में जॉर्ज फर्नांडिस एक लीडर के रूप में उभरे जिन्होंने कुछ मांगे रखी जिसे सरकार ने दबा दिया। इतने बड़े संस्थान के बंद होने से देश में तबाही मच गई। अगर कोई एक ट्रांस यातायात का सेक्टर बंद हो जाएगा तो उसे किसी न किसी रूप में देश में हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा। लोग की आवाजाही नहीं हो पाएगी, वो अपने रोजगार तक नहीं पहुंच पाएंगे। देश में कोई सामान आयात निर्यात नहीं हो पाएगा। इससे हर सेक्टर में प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में अवैध घोषित करना आंतरिक चुनौती था। मतलब जो 1997 का चुनाव होता है उसे अवैध घोषित कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण ने इनके इस्तीफे की मांग करते हुए एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया। मतलब जयप्रकाश नारायण जी जो थे उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को असंवैधानिक घोषित करने की बात कही। स्थिति तनावपूर्ण थी और 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान और दिल्ली में अप्रत्याशित जन आंदोलन। जयप्रकाश के ये वो पॉइंट थे। नेक्स्ट पॉइंट है जयप्रकाश नारायण ने इस्तीफे के लिए देशव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। किसके इस्तीफे के लिए? इंदिरा गांधी के। पुलिस और सेना पुलिस सरकारी कर्मचारी से अवैध और अनैतिक आदेशों का पालन न करने को कहा गया। जयप्रकाश नारायण ने एक तो इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करी और उन्होंने हमारे सरकारी कर्मियों को ये कहा जो भी असंवैधानिक मांगे हैं उन्हें ना माना जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल और उसके आसपास अराउंड की अवधि को संवैधानिक संकट की अवधि पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्यों कहा जाता है? इसका आंसर देख लेते हैं। आपातकाल और उसके आसपास की अवधि को संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में वर्णित किया जा सकता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पर संवैधानिक लड़ाई में हुई थी। मतलब जो हमारे देश में आपातकाल लगा था वो क्यों लगा था? संवैधानिक संकट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें संसद और न्यायपालिका के बीच के अधिकार क्षेत्रों की लड़ाई थी। ये संवैधानिक लड़ाई थी। संसद मतलब इंदिरा गांधी, कोर्ट मतलब न्यायपालिका कोर्ट जज। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देते हैं आपातकाल के दौरान सरकार को अतिरिक्त शक्तियां मिल जाती हैं। जब आपातकाल लगता है तो सरकार, मैंने बताया था ना, संघीय से एकात्मक हो जाती है। संघीय का मतलब समझ लीजिए, संघीय हमारे देश में संघीय शासन है जिसमें जो पावर होती है ना वो किसी एक के पास ना होकर सभी के पास होती है। सभी स्टेट के पास पावर है, इसे है संघीय। पर जब जो ये सब पावर किसी एक के पास हो जाती है उसे बोलते हैं एकात्मक। ठीक है, अभी इसमें जो पावर है वो सभी के पास बटी हुई है, सभी की बात मानी जाएगी। अब जब ये सभी पावर सभी के पास ना होकर किसी एक के पास हो जाती है तो ये एक की बात मानी जाएगी, इसे बोलते हैं एकात्मक शासन। ये हमारे देश में एक नियम, हमारे संविधान में एक प्रावधान किया गया है। जब देश में आपातकाल होता है या किसी राज्य में इमरजेंसी लगती है तो
जो शक्तियां होती हैं वो संघीय ना होकर अपने आप स्वयं एकात्मक हो जाती हैं बिना किसी संविधान संशोधन के। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या बोला था। आपातकाल के दौरान सरकार को अतिरिक्त शक्तियां मिल जाती हैं। क्यों मिल जाती हैं? क्योंकि सरकार एकात्मक हो जाती है। हाँ, इसका आगे देखते हैं हम। इसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार मिल जाता है। सरकार निवारक निरोध जैसे उपायों का इस्तेमाल करती है। मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत जाने का अधिकार छीन लिया जाता है। अब इसके क्या प्रभाव थे जब सरकार एक हो गई तो? क्या कहता है निवारक निरोध। निवारक निरोध क्या होता है आप सब जानते होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति पर शक है कि ये आगे जाकर कोई लड़ाई करवा सकता है या फिर जन आंदोलन कर सकता है, तो हमें ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उस व्यक्ति को पहले ही नजरबंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो निवारक निरोध में ऐसे व्यक्ति को पहले ही रोक लगा दी जाती है या फिर उसको पहले ही उसको नजरबंद कर दिया जाता है उसके घर में ही, ताकि वो ऐसी कोई घटना को आगे प्रोत्साहित नहीं कर सके। मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया जाता है। अब जब किसी चीज का हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हमें कोर्ट जाने का अधिकार होता है, पर आपातकाल के दौरान लोगों के मौलिक अधिकार के हनन के बावजूद उन्हें कोर्ट जाने की मनाही कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह राजनीतिक संकट का भी दौर था क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी का पास पूर्ण बहुमत था। राजनीतिक संकट कैसे है? जो इंदिरा गांधी थी उनके पास पूर्ण बहुमत था। और क्यों था? क्योंकि 1971 के चुनाव में उन्हें बांग्लादेश पर जीत विजयी करने के कारण और गरीबी हटाओ जैसे नारे के कारण उन्हें बहुमत मिल गई थी। फिर भी उनके नेतृत्व में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय लिया। यह राजनीतिक संकट है। यह हर क्षेत्र में एक संकट है जिसमें आपको बताया गया, राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो संवैधानिक संकट हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1975 के आपातकाल से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस प्रकार लाभ बेनिफिट हुआ? अब इसका लाभ भी बताने क्या क्या लाभ हुआ था। इसका उत्तर है 1975 के आपातकाल से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से लाभ हुआ। फर्स्ट पॉइंट है, इसने क्षेत्रवाद और अलगाववाद के मुद्दों पर रोक लगा दी। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसे नक्सलवाद बढ़ रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, आपातकाल की प्रतिक्रिया स्वरूप विभिन्न पार्टियां एकजुट हुई। जो पहले पार्टियां अलग अलग थी अब सो एकजुट हो गई। 1977 के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ लड़ी जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ। 1975 में जो जनता पार्टी जीती थी वो सिर्फ एक जनता पार्टी ना होकर उसके साथ में कई सारी पार्टियां मिली हुई थी जिसका लीड जनता पार्टी कर रही थी, इसलिए जो नेता चुना गया वो जनता पार्टी का ही था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने एक पार्टी का प्रभुत्व को चुनौती दी। एक पार्टी प्रभुत्व को चुनौती दी मतलब हमारे देश में वैसे तो बहुदलीय व्यवस्था है, पर आज़ादी के टाइम से 71 तक चुनाव हुए थे उसमें एक पार्टी जीत रही थी, मतलब कांग्रेस जीत रही थी। इन्होंने एक पार्टी के प्रभुत्व को चुनौती दी और दूसरी पार्टी उभर कर आई स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान में आपातकालीन प्रावधान से संबंधित कुछ अस्पष्टताओं को दूर कर दिया गया। मतलब अब जब आपातकाल खत्म हो गया तो उसके बाद में हमारा जो लाभ हुआ था, संविधान में आपातकाल के लिए जो गैर संवैधानिक ऐसे ही व्यवस्था की गई थी उसे हटा दिया गया, क्योंकि संविधान में पहले ये लिखा गया था जो आपातकाल है वो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन करके जो आंतरिक गड़बड़ी थी इस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया शब्द। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 मार्कर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1977 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार के लिए उत्तरदायी किन्हीं 6 कारक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल की व्याख्या एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका आंसर है, जनवरी 1977 में 18 महीने के आपातकाल के बाद सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया। निर्णय त्वरित था, पार्टी के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं था। आपातकाल से पहले बनी जनता पार्टी ने कांग्रेस विरोधी और आपातकाल विरोधी कई पार्टियों के गठबंधन से कांग्रेस के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। मतलब जो जनता पार्टी एक तरीके से वो नई पार्टी थी पर उसे कांग्रेस के खिलाफ लड़ना था, इसलिए उसने सभी कांग्रेस विरोधी पार्टियों को अपने साथ मिला लिया। 1977 के नतीजे देश के लिए बहुत चौंकाने वाले रहे। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस केंद्र में हार गई थी, मतलब केंद्र में कांग्रेस हार गई थी। जनता पार्टी 542 में से 330 सीटें जीती। 1977 में कांग्रेस की हार के मुख्य कारण क्या थे? कांग्रेस क्यों हारी थी? पहला है, लोकतंत्र विरोधी निर्णय लिए गए थे। आपातकाल लागू करने से कांग्रेस की छवि को नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है, आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने तोड़फोड़, नसबंदी, विस्थापन आदि जैसे कठोर उपायों का इस्तेमाल किया गया था। ये कांग्रेस द्वारा किए गए कार्य थे। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए लोगों ने अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रतिनिधि न चुनने का निर्णय लिया और जनता को
लोकतंत्र का उज्जवल स्वरूप देखने वाली तथा जनता के प्रति सहानुभूति रखने वाली जनता पार्टी को चुना। जनता पार्टी को क्यों चुना? उन्हें लगता था कि जो जनता पार्टी है वो लोगों के हित के लिए काम करेगी आपातकाल के बाद। नेक्स्ट है उत्तर भारत का मध्यम वर्ग, जहां आपातकाल का प्रभाव चरम पर था, कांग्रेस से दूर चला गया। मतलब जो हमारा जो नॉर्थ भारत है उसमें जो आपातकाल लगाया गया था उसमें जो उच्च वर्ग जो पहले कांग्रेस के साथ में थे अब वो भी कांग्रेस से दूर चले गए। नेक्स्ट पॉइंट, जनता पार्टी विभिन्न समूहों के लोगों के लिए एक मंच बन गई। अब जो जनता पार्टी थी वही हर जगह लीड कर रही थी और उसने ही सभी लोगों को इकट्ठे करने के लिए बहुत प्रयास किए, जिससे कि जो एक तो कांग्रेस का विरोध हो जाए और उसी पार्टी बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट, यह कहा जा सकता है कि मतदाताओं ने लोकतंत्र विरोधी सरकार को दंडित किया। अब इसमें आप इन शॉर्ट यही मान सकते हैं, अगर सरकार कांग्रेस ने लोकतंत्र का विरोध किया है, देश में आपातकाल लगाया है और लोगों के जो गैर मनाही मतलब जटिलता मान सकते हैं कि अत्याचार जो भी किए हैं उसके खिलाफ जनता ने उसको जवाब देने के लिए भी अपनी लोकतंत्र शक्ति का भरपूर प्रयोग किया है और अब मतदान के द्वारा जनता ने कांग्रेस पार्टी ने चुनकर अन्य पार्टी को चुना। यह हमारे देश के लोकतंत्र की व्यवस्था का एक सकारात्मक स्वरूप है। अगर सरकार जो लोगों को पसंद ना आए तो सरकार जो जनता है वो सरकार को बदल सकती है अपने मत के द्वारा। तो हर व्यक्ति के मतदान की कीमत बहुत मायने रखती है, इसलिए सभी व्यक्ति को वोट डालना चाहिए और हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार है, जिसमें 18 वर्ष के व्यक्ति भी शामिल हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी का नेतृत्व लीडरशिप ने संसद और न्यायपालिका पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी के बीच प्रमुख संघर्ष मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या थे? यही वो कारण है जिसके कारण हमारे देश में आपातकाल लगा था। अब हम इस कारण को देखते हैं। इसका आंसर है, इस अवधि में संसद और न्यायपालिका के बीच में संघर्ष में तनाव भी देखा गया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संसद और न्यायपालिका के बीच प्रमुख संघर्ष हैं। पहला है, मौलिक अधिकार और संपत्ति के अधिकार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक संशोधन से इनकार कर दिया। मौलिक अधिकार और संपत्ति के अधिकार को लेकर संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। यही मौलिक अधिकार के मुद्दे पर निर्देशक सिद्धांत कौन से होते हैं? इन्हें नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में डीपीएससी बोलते हैं, को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने संविधान संशोधन किया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। मतलब संसद ने निर्देशक तत्वों के लिए संशोधन किया मगर उन्हें कोर्ट ने मना कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान में कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं और संसद इन मूलभूत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है। इससे संसद और न्यायपालिका के बीच में तनाव पैदा हो गया। मतलब ऐसे कुछ हमारे देश में मूलभूत विशेषताएं हैं जिसे संसद भी बदल नहीं सकती है, इसलिए संसद और न्यायपालिका के बीच में मतभेद हो गया। और उसमें से एक कौन सा था? मौलिक अधिकार। हमारे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार उन्हें सरकार बिना पूर्ण बहुमत के उन्हें नहीं बदल सकती है, जिसमें न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त था। मतलब हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जज का मेन मुख्य जो हमारे सीजीआई होते हैं उसका पद खाली था। संवैधानिक नियमों के अनुसार पद रिक्त होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, इस पर ध्यान दीजिएगा, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। मतलब जब हमारे देश के सीजीआई का कोर्ट का पद खाली होता है तो उस टाइम पर जो हमारे कोर्ट का सबसे वरिष्ठ होते हैं उनको चुना जाता है सीजीआई के लिए। लेकिन 1973 में सरकार ने 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता को नजरअंदाज कर दिया और अजीत नाथ रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। मतलब जब हमारे देश के वरिष्ठ न्यायाधीश हट गए उसके बाद में जिन वरिष्ठ न्यायाधीशों को बनना था, जिनका नंबर था, उनमें से 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके इंदिरा गांधी ने अजीत नाथ रे को सीजीआई बनाया, जिससे जो ये 3 न्यायाधीश थे ये नाराज हो गए। एक तो ये भी था पॉइंट इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, नियुक्ति तनाव का विषय बन गई। सरकार के फैसले पर अन्य 3 जजों ने सवाल उठाया जिन्हें हटा दिया गया था। मतलब ये वरिष्ठ 3 की नजरअंदाज किए गए थे, इन्होंने सवाल उठाया। लोग न्यायपालिका और नौकरशाही की जरूरतों के बारे में बात कर रहे थे, जो कार्यपालिका और विधायपालिका की योजना के प्रति प्रतिबद्ध होगी। विवाद का सबसे बड़ा
बिंदु तब आया जब उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को असंवैध या फिर अवैध घोषित कर दिया। कौन से उच्च न्यायालय ने? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैधानिक घोषित कर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1975 और 1977 के आपातकाल के बाद सत्ता में आई जनता सरकार की विरासत पर प्रकाश, हाईलाइट द लेजेंसी डालिए। मतलब इसमें हाईलाइट करना है हमें जो जनता पार्टी आई थी उस टाइम पे। 1997 के चुनाव के बाद में जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई। यह आज़ादी के बाद पहली पार्टी थी जिसने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हराया था। कांग्रेस सिर्फ 154 सीटें जीत पाई। जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने 542 में से 333 सीटें जीती थी। 1977 के आपातकाल के बाद सत्ता में आई जनता सरकार ने, ये जनता सरकार बोल रही है, जनता पार्टी है, ध्यान रखिएगा। विरासत को नीचे दिए गए बिंदुओं को नीचे रेखांकित किया गया है। पहला है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। पहले जो हमारा ये संपत्ति का अधिकार था ना, ये हमारा मौलिक अधिकार था, संपत्ति रखने का अधिकार, पर सरकार ने इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। मतलब पहले मौलिक अधिकार में सरकार इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती थी, पर कानूनी अधिकार बनने पर सरकार इसमें इंटरफेरेंस कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायपालिका की स्थिति और शक्ति बहाल कर दी गई। मतलब जो शक्तियां ले ली गई थी कोर्ट से आपातकाल के दौरान में, उन्हें वापस दे दिया गया उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तुलना में मौलिक अधिकारों को श्रेष्ठ बनाया गया। मतलब जो हमारे देश के DPSP है और फंडामेंटल राइट है, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उन्हें DPSC बोलते हैं, मौलिक अधिकार है वो फंडामेंटल राइट है। सिद्धांत की तुलना में अब हमें, पहले हमारे देश में इन्हें थोड़ा फोकस किया जाता था, पर आपातकाल के बाद में हमारे देश में मौलिक अधिकार ज़्यादा श्रेष्ठ बन गए। नेक्स्ट पॉइंट है 44वां संशोधन जनता पार्टी द्वारा पारित किया गया और 42वें संविधान संशोधन की सभी नकारात्मक विशेषताओं को ठीक कर दिया गया। जो हमारे देश का 44वां संशोधन था, ये क्यों किया गया था? ताकि जो 42वें संशोधन किया गया है इसमें जो नकारात्मक विशेषताएं उनको हटाकर सही विशेषताओं को ही शामिल किया जाए, इसलिए 42वां संशोधन लाया गया था जनता पार्टी द्वारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1975 के आपातकाल की समाप्ति के बाद गठित शाह आयोग के निष्कर्षों की व्याख्या करें। क्या करना है इसमें? एक्सप्लेन द फाइंडिंग्स ऑफ शाह कमीशन। तो इसका आंसर है मई 1977 में जनता पार्टी सरकार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति JC शाह, मतलब जो ये शाह थे ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, सेवानिवृत्त थे ये, की अध्यक्षता में एक शाह आयोग की जांच नियुक्ति की। शाह आयोग किस लिए गठित किया गया था? ताकि आपातकाल के दौरान जो भी जातियां हुई हैं, जो भी परिणाम आया, उन सभी को बताना, उनकी एक रिपोर्ट तैयार करना और उसको फिर सरकार को सौंपना। अब जो ये शाह आयोग था, जो ये शाह आयोग बना है, इसका लीडर कौन था? उनका नाम था JC शाह। और ये कौन थे? ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे और ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश कह सकते हैं आप इन्हें। अब हम इनके सिफारिशों के बारे में देखते हैं। इस सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग और झुग्गियों को ध्वस्त करना, जबरन नसबंदी आदि जैसे अनैतिक प्रथाओं की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, जो आपातकाल के दौरान किए गए थे। आयोग ने गवाही देने के लिए विभिन्न साक्ष्य और गवाह एकत्र किए। मतलब जो आयोग था इसने क्या किया? इसने सभी दुरुपयोग, जैसे देख सकते हैं कि झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया, नसबंदी की गई, वो अनैतिक प्रथाओं की जांच करने के लिए किया गया, आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचारों को बताने के लिए किया गया। तो इस सभी के लिए सरकार के सामने अपना पक्ष रखने के लिए शाह आयोग था, उसने साक्ष्य मतलब सबूत और गवाह मतलब लोगों को इकट्ठा किया जो इसके साक्ष्य रहे हों, विटनेस रहे हों। तो इसका देख लेते हैं। इसके जो निष्कर्ष है वो निम्नलिखित है। तो शाह आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, रिपोर्ट ने पाया कि सरकार द्वारा निवारक निरोध का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया। निवारक निरोध जैसे कि आपको बताया है कि उस व्यक्ति को पहले गिरफ्तार कर लेना जो आगे जाके कोई प्रदर्शन या धरना वगैरह करने वाला है। सरकार द्वारा लगभग 1,11,000 मनमाने ढंग से गिरफ्तारी की गई थी। कितनी सारी? 1,11,000 से ज्यादा। समाचार पत्रों को किसी भी विषय को प्रकाशित करने से पहले अनुमति लेने के लिए कहा गया, जिसे सेंसरशिप कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है, दिल्ली में उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत आपूर्ति
महाप्रबंधक को आदेश दिया कि वे समाचार प्रेस विद्युत आपूर्ति तब तक काट दे जब तक सेंसरशिप तंत्र स्थापित नहीं हो जाता। मतलब आपातकाल की घोषणा करते ही, जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा करी मध्य रात्रि के टाइम में, उस टाइम पर बिजली विभाग को आदेश दे दिया गया था कि वो सेंसरशिप लगाने तक विद्युत आपूर्ति बंद कर दे। नेक्स्ट है, दिल्ली के बंजर इलाकों में झुग्गी झोपड़ियों को जबरदस्ती हटा दिया गया, लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई। ये सब उसके नकारात्मक पॉइंट, माइनस पॉइंट हो गए इसके ये। नेक्स्ट है, आयोग ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि दिल्ली विद्युत आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक को दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय से सभी समाचार पत्र प्रेस की बिजली काटने की मौखिक आदेश मिला था। मौखिक आदेश मतलब लोगों को फोन करके बताया गया था, ना कि उन्हें कोई ईमेल वगैरह फैक्स वगैरह दिया गया था कि ऐसा किया जाएगा। उन्हें तुरंत ही ऐसा बताया गया था कि तुम्हारे यहाँ की बिजली आपूर्ति बंद की जा रही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के छोटे बेटे के पास उस समय कोई आधिकारिक पद नहीं था, फिर भी उसने प्रशासन पर नियंत्रण हासिल करने के लिए तथा कथित तौर पर सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप किया। प्रधानमंत्री के छोटे बेटे कौन थे? इंदिरा गांधी के छोटे बेटे का नाम संजय गांधी था। उन्होंने भी संविधान सत्ता में ना होते हुए भी कई सारे सरकारी कार्य किए जो कि गैर संवैधानिक हैं, जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। ये भी उनका माइनस पॉइंट था। ये सभी वो काम हैं जो आपातकाल के दौरान किए गए थे। ये शाह आयोग की रिपोर्ट है, उसने हमें ये सब बताया कि आपातकाल के दौरान में ये सब कार्य किए गए थे, जो कि इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए या फिर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त थे। और इन सभी के जो निष्कर्ष आए थे ना, वो जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिए थे, बिना किसी सवाल के इसको स्वीकार कर लिया गया था। तो इस प्रकार हमारे इस चैप्टर के सभी प्रीवियस क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप इन सभी प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करके इसको हाईलाइट कर सकते हैं। और वैसे तो ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल अच्छे से तैयार करके लाए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। आप इन सभी को रिवाइज कर लेते हो, आपको बुक रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार हमने ये बुक चैप्टर 2 का चैप्टर 6 आज कंप्लीट हो गया है। हमने बुक 1 के भी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आप इन सबको भी जरूर देखें। अभी तक की हमने चैप्टर 6 तक की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इस समय से अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।